क्या केंद्र के जो मालिक हैं वो अगर केंद्र में नहीं हैं, वो अगर 6, 8, 12 में हैं, तो उससे अलग रिजल्ट आएगा? क्या वो वीक हो जाता है? 8वें घर की दशा में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए। राइट। तो ये गलत है कि ये भैया ये गड्ढे में चले गए ग्रह। अमिताभ बच्चन जी के सारे प्लैनेट 8वें घर में। ज्योतिष में इला जी नंबर 1 राजयोग बनता है धर्म कर्माधिपति राजयोग। जब किसी की कुंडली में धर्म का मालिक यानी भाग्य का मालिक कर्म के मालिक के साथ जुड़ जाता है तो धर्म और कर्म बने धर्म कर्माधिपति राजयोग। इसी नंबर 1 राजयोग इसलिए दिया गया। क्यों नंबर 1 दिया गया? क्योंकि ये सेल्फलेस है। अगर गुरु 4000 बैठता है तो मैं कहता हूँ हार्ट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। आंख बंद करिए, उस इंसान पे भरोसा कर लीजिए, वो कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी को एस्ट्रोलॉजी में इतनी रुचि रहती है तो मैंने सोचा कि आज एक नए विषय पर बात की जाए जो कि ज्योतिष विद्या का सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट विषय है। आपकी कुंडली में आपको इन घरों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ केंद्र और त्रिकोण की। जी हाँ, आप एक चार्ट देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैंक। ये हमने काल पुरुष की कुंडली लिया है। इसमें देखिए आप 1st, 4th, 7th एंड 10th ये आपका केंद्र के हाउसेज हैं एंड 1st, 5th एंड 9th ये आपके त्रिकोण के हाउसेज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी कुंडली में। यहाँ कौन से ग्रह जब आकर बैठ जाते हैं वो क्या रिजल्ट देते हैं, बेनिफिक या मेलेफिक, दोनों में से कौन से ग्रह बैठे हैं आपके इन हाउसेस में, आज हमने इसी की चर्चा की है। साथ ही मेरे साथ जो आज के मेहमान जुड़ रहे हैं उनका एक अलग ही अंदाज है ज्योतिष विद्या को लोगों तक फैलाने में, उनको गाइड करने में। एक गाइडिंग टूल की तरह मानते हैं वो इस एस्ट्रोलॉजी को। तो आपको थोड़ा सा एक नए अंदाज में आज एस्ट्रोलॉजी को जानने का मौका मिलेगा। इन केंद्र और त्रिकोण के हाउसेस को, उनमें बैठे ग्रहों को जानने का मौका मिलेगा। आखिर तक बने रहिए, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया है ऑनेस्टली इस पूरे पॉडकास्ट को, कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है लेकिन एक एंटरटेनिंग वे में और एक गाइडिंग वे में, कि आपको करना क्या है। भाई मिल गए अब ये ग्रह, ऐसी ही है आपकी कुंडली, पर अब बदल क्या सकते हो आप, तो वो भी आपको आज जानने का मौका मिलेगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर संदीप कोचर सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग श्री पर। थैंक यू सो मच इला जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड, थैंक यू सो मच। बहुत समय लगा दिया दोबारा स्पीकिंग श्री पर आने के लिए। मैं मुंबई में रहता हूँ तो जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर आता हूँ फिर मैं दिल्ली। सर आज हम केंद्र और त्रिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। Okay. कि सबसे पहले तो जो लोग नई नई एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या उनको इंटरेस्ट है तो वो जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक चार्ट है कि इनमें केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है। देखिए केंद्र मेरे हिसाब से, जैसे केंद्र पॉलिटिक्स में सबको इंटरेस्ट है, अभी मुझे ख्याल आया ये, तो केंद्र मतलब लोकसभा और त्रिकोण मतलब राज्यसभा। ओके। और उन दोनों का जब वहाँ पे कोई चीज़ अगर पास होता है तभी वो बिल लॉ बनता है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन, सरकार किसकी, त्रिकोण की और केंद्र में, तब उसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं राजयोग। तो ये पॉलिटिकली मैंने एस्ट्रोलॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करी। लेकिन हाँ, ऑन ए सीरियस नोट, ये दोनों आपने जो त्रिकोण बोले और केंद्र बोले, ये है रियल स्ट्रेंथ ऑफ हॉरोस्कोप। 3 पिलर होते हैं जिसमें से एक केंद्र का पार्ट है। तो एक ऐसा घर है जो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, और वो है लगन। तो लगन मतलब इंसान की पर्सनालिटी, इंसान की कैसा वो दिखेगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा, कैसा उसका कदकाठी होगी, वो सब लगन से डिफाइन होता है। और 4 हमारे केंद्र होते हैं और 3 हमारे त्रिकोण होते हैं, जिसमें से मैंने बोला एक कॉमन है। तो केंद्र लगन मैंने बोला फर्स्ट हाउस इज द इंडिविजुअल। कौन सा ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गया तो द पर्सन विल बिकम एग्रेसिव। मून बैठ गया, पर्सन विल बिकम वेरी केयरिंग, काइंड, लविंग या सेंसिटिव। डिपेंड करता है वो राशि कौन सी है, डिपेंड करता है वो प्लैनेट नीच का हुआ कि उच्च का हुआ, वो डिपेंड करता है कौन सा ग्रह उसको देखता है। तो ये जनरलाइज मैं वे में कह रहा हूँ, बाकी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी। नवांश में कहाँ चला गया, कौन सी डिग्री है, कौन से नक्षत्र में है, तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन एक जनरल टर्म में बताना चाहता हूँ। अब गुरु बैठ गया तो गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, हैंड ऑफ गॉड। बोले बच्चा बड़ा कब होगा, तो बच्चा है ही नहीं, तो बच्चा बचपन से बड़ा हो गया, जिम्मेदार हो गया, टीचर का फेवरेट बन गया। एक ही बच्चा है पूरी क्लास में जो रिस्पॉन्सिबल है, वाइज है, सब कुछ समझता है, तो लगन में गुरु हो गया। वीनस मतलब प्यार, मोहब्बत, एंटरटेनमेंट, लग्जरी
और इवन फैशन, ये ऐसे लोग हमेशा स्टाइलिश होते हैं और हमेशा मतलब उनका ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ होती है ज़िंदगी, मतलब हर चीज़ ब्यूटीफुल होनी ही चाहिए। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, द वे दे टॉक, द वे दे वॉक, मतलब अमेजिंग है वीनस। और वीनस इसीलिए आंखों को वीनस रूल करता है, इसीलिए बोला जाता है लव एट फर्स्ट साइट। फर्स्ट नोज नहीं कहते, लव एट फर्स्ट साइट साइट मतलब आंखें, तो आंखों से वीनस दर्शाता है। तो ब्यूटीफुल वीनस मीन्स ब्यूटीफुल आइज, या ब्यूटीफुल आइज मतलब ब्यूटीफुल वीनस कुंडली में होगा। फिर अगेन कौन सी राशि में है और क्या है वो तो मैंने जो ऑलरेडी बता दिया, उस पर डिपेंड करेगा। ऐसी हम बात करें तो सन की बात कर लेते हैं। तो सन बैठ गया अगर आपके लगन में तो आप बहुत ही आइडियलिस्टिक हो सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। अर्ली मॉर्निंग बर्थ होता है, उनकी नाक का साइज़ मतलब जो शेप है वो ऊपर हो जाती है। अगर पुराने ज़माने में इलाजी आपको पता हो कि मुहावरे बनते थे, ऊंची नाक वाले लोग, ये नाक में मक्खी नहीं बैठने देते, नाक कटवा दी आपने, अब नाक ही क्यों कटवा दी, तो नोज जो है उससे सन की प्लेसमेंट और वो सब बताया। तो ऐसे लोगों का प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम, लेकिन एक वर्ड और है ईगो, बहुत जल्दी हट हो जाता है, हाउ डेयर यू हो जाते हैं वो, तो उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाने की ज़रूरत है। तो ये पर्सनालिटीज़ हैं। देखिए फिर मर्क्यूरी बैठ गया, मर्क्यूरी वाले लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। अब लगन में बैठ गया तो उनका टॉलरेंस, इग्नोरेंस हुई नहीं, मैं यहाँ से वहाँ 2-3 चीज़ें देख लूँगा, उनको 15 दिख जाएंगी, तो उनका आई ऑफ डिटेलिंग हो जाता है, बिकॉज मर्क्यूरी एक्टिवेट हो गया। सो दैट इज हाउ ईच एंड एवरी प्लैनेट। एंड शनि आ गए, शनि का लगन में मैंने सुना लगन में बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज एक टर्म यूज होता है, अगर आपने सुना हो, सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है, मैं यूज़ नहीं करता ये भाषा, लेकिन जो लिखा है तो लिखा है, वो उसे कहते हैं कि उसकी हर ग्रह की एक मरण कारक अवस्था होती है, जहाँ पे प्लैनेट जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता। तो शनि की मरण कारक अवस्था लगन फर्स्ट हाउस है, और अगर लग्नेश है तब भी नहीं, लग्नेश है तो फिर थोड़ी सी कंफर्ट बन गया, लेकिन अदरवाइज है। अब क्यों है उसका मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। पहले तो काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि आती है, पहला नंबर, वहाँ पे शनि बैठा तो वैसे ही नीच का हो गया, तो पहला तो समझ लीजिए ये रीज़न है। दूसरा, सुबह सनराइज होता है और लगन इज अ सनराइज टाइम, मतलब अगर देखा जाए वैसे तो वहाँ से आपने बैठा दिया, उसका दुश्मन है और अनकंफर्टेबल होगा। तीसरा, शनि जो है वो भारी भरकम प्लैनेट है, सबसे बड़ा। अब वो वहाँ बैठ गया तो ऐसे लोगों को स्ट्रेस की लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो मतलब सोच रहे हैं क्या, मतलब स्ट्रेस है, क्या प्रॉब्लम है आपको, बोले नहीं सब ठीक है, अब तो शक्ल में तो 12 बजे हुए, तो वो लोग स्ट्रेस में रहने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है। तो वो इट इज़ नॉट ए ग्रेट प्लेसमेंट एक्चुअली। हाँ, खुद की राशि का जैसे आपने कहा, देन इट इज़ स्टिल ओके, मकर लगन में या कुंभ लगन में, देन इट इज़ फाइन। फिर आपने दूसरे प्लैनेट की हम बात कर लेते हैं, तो राहु आ गया। तो ऐसे लोगों पे जल्दी भरोसा नहीं कर सकते आप, बिकॉज राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ डिप्लोमेसी, टैक्ट, मैनिपुलेशन, धोखा, फरेब, डिसेप्शन। अब ऐसे लोग बहुत तिकड़मी होते हैं, ऐसे लोगों की हर कहा कुछ और, कहना कुछ और चाहते हैं, पॉलिटिकल होते हैं मोस्टली ऐसे लोग, तो वो थोड़ा सा है। लेकिन अगर उसका हम पॉजिटिव साइड बताएं तो उनकी स्ट्रैटेजी अमेजिंग होती है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई स्ट्रैटेजी को कोई कंट्रोल करता है तो लगन में राहु वाला है, वो विजनरी भी होता है, आगे का भी सोच। अब डिपेंड करता है, अगर वो नीच का हो गया तो क्रिमिनल बना देगा, तो आपकी क्रिमिनल टेंडेंसी हो जाए। वृश्चिक लगन में जैसे समझ लीजिए, धनु लगन में भी नीच का ही है, तो वृश्चिक लगन वाला ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पताल है, तो अब उसके मन में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं, तो वो बड़ा डेंजरस राहु है दैट वे। अब बाकी लोग अपनी कुंडली ना देखने लगे, ऐसा ना हो कि उसकी वाइफ उसको क्रिमिनल लगे या उसके हस्बैंड उसको क्रिमिनल लगने लगे। बाकी टोटालिटी में देखना पड़ता है, नॉट ओनली कि एक आपने प्रेडिक्शन कर दी, मैं तो की दृष्टि पड़ रही हो। करेक्ट बिल्कुल। तो वो हो गया। केतु बैठा तो दैट विल मेक अ पर्सन इंट्यूटिव। केतु इज ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, तो ऐसे लोग के मन में वैराग्य की भी भावना होती है, ऐसे लोग कंट्रोल में रहते हैं, उनके डिज़ायर भी ये, एंड दैट इज़ अ गुड प्लेसमेंट एक्चुअली। बच्चन साहब का है केतु लगन, तो ऐसे लोग अपने डिसीजन लेते हैं तो मोस्टली अपने गट फील से लेते हैं और वो मोस्टली करेक्ट भी हो जाते हैं, तो वो केतु का एक अच्छा प्लेसमेंट है। तो ऐसे तमाम प्लैनेट, खाली एक प्लैनेट से इंसान की सोच, इंसान की पर्सनालिटी देखिए डिफाइन करती है मैंने अभी। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि दूसरा प्लैनेट कौन सा देख रहा है, उसके साथ एक और प्लैनेट बैठ गया तो मामला बदल गया। जैसे चंद्रमा बैठा तो केयरिंग, काइंड, लविंग बोला, अगर उसके बाद मंगल बैठ गया तो फिर एग्रेशन बढ़ गया, क्योंकि वो शशि मंगल योग कहते हैं, लेकिन उसका मंगल फायर है, मून वाटर है, तो बॉइलिंग वाटर हो गया, तो उसका एग्रेशन कंट्रोल बनी। केयरिंग तो है, बीइंग ह्यूमन सलमान खान के लगन में है जो मैंने बनाई थी, मार्केट में दूसरी कुंडली है,
तो लेकिन वो देखिए वो चैरिटी भी करते हैं, तो उन्होंने लाखों लोगों का इलाज कराया। मुझे अभी कोई उनका जानने वाला बता रहा था कि भाई जितने कैंसर के पेशेंट हैं बेचारे जो गरीब इलाज नहीं करा सकते, समझ लो उनका इलाज सलमान खान करा रहा है। तो केयरिंग में एक नंबर नहीं कटेगा, लेकिन जब उनका भाई साहब का बिगड़ गया, आथा माजी सटक ली, तो फिर आपका करियर बिगड़ गया, तो फिर उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं रहता, तो ऐसे लोगों का इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। ये वो एक ग्रह के बैठने से देखिए पूरी टेंडेंसी बदल गई। राहु बैठ गया तो अभी तक आप बहुत केयरिंग कहते रहते, भैया चंद्रमा मेरे लगन में, अरे बहुत केयरिंग है आप, बोले दिमाग खराब है भाई। राहु बैठ गया तो इंसान इल्यूजन में, फोबिया में, 50 तरह के फोबिया, हाइट से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, आग से डर लग रहा है मेरे पीछे कोई खड़ा है, कोई भी फोबिया लेके बैठ गया तो वो फोबिया हो गया। ऐसे लोगों का डिप्रेशन, मतलब कहा कुछ और आप डिप्रेस हो गए, बोले क्यों परेशान हो, बोले तुमने उस दिन कह दिया, उस दिन कह दिया था, मुझे तो याद ही नहीं है, आपको याद रह गया, आप क्योंकि आपके अंदर डिप्रेसिंग टेंडेंसी है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो एक एक प्लैनेट, केतु बैठ गया चंद्रमा के साथ, फ्रस्ट्रेट हो गए, जरा सी बात पर इरिटेट हो गए, हर बात पे रिएक्ट करने लगे। अभी तक वो इंसान केयरिंग था खाली मुंह से, केतु बैठने से हो गया। तो कौन, मरक्यूरी बैठ गया तो आधा दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन है, इमोशन है, और बुध जो है वो थिंकिंग है। अब सोचते रहिए, इस सोच में बैठे हैं झुकाए हुए शर्म कि उठेंगे तेरी महफिल से तो जाएंगे किधर हम, तो ना उठे ना गए। तो वो सोच सोच के अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाले चले जा रहे हैं। तो दैसी, तो देखिए ये खाली मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। अब तीसरा बैठ गया तो क्या होगा, सेवेंथ हाउस से देख रहा है तो क्या होगा, नवांश में बहुत सारे कॉम्बिनेशन, वो एक्सॉल्ट है या नवांश में नीच का है तो क्या होगा, नक्षत्र से पता चलता है वो क्या होगा। फिर किसकी दशा चल रही है, वो वाला हाउस एक्टिवेटेड होगा, वो वाला प्लैनेट आपको रूल कर रहा होगा, तो डिपेंड ऑन दैट। तो ये केंद्र का पहला घर जी बिल्कुल, लग्न जी। केंद्र का दूसरा घर कौन सा होता है? चौथा घर। और यही पहला घर ही आपका ट्राइन का भी पहला पार्ट है, जो मैंने कहा त्रिकोण का भी पहला, त्रिकोण का। तो एक त्रिकोण और केंद्र में एक कॉमन है, वो लगन है, तो दोनों की मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे चौथे घर की, दूसरा केंद्र। अब फोर्थ हाउस अगर मुझसे पूछा जाए, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। लोग 10th हाउस कहते हैं कि भैया नाम होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, भैया जी को लोगों को जानना चाहिए। अरे भैया फोर्थ हाउस, आप कितने खुश हैं, आप कितने, आपके अंदर सुकून है। तलाश रहा हूं हर रोज मैं एक पल सुकून का, तलाश रहा हूं हर रोज मैं एक पल सुकून का, सुकून भी खो गया है एक पल की तलाश। तो आपके पास टाइम ही नहीं है भाई साहब, ना आपके पास वो हार्मनी है, ना आपके पास हैप्पीनेस है, ना आपके अंदर वो, तो आप रेस्टलेस। तो अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट में बैठ जाए, अब मंगल बैठ गया, नीच का हो या कैसा भी हो, तो इंसान का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई हो जाता है, जरा सी बात पर रिएक्ट कर जाएगा। तो वो क्योंकि फोर्थ हाउस माँ का भी होता है और आपके इनर सोल का होता है, इनर पीस का होता है। तो पीस में मंगल बैठ गया, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर होना ही होना है। राहु बैठ गया, आप कह तो रही हैं लेकिन कहना कुछ और चाहती हैं, लीला बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये है, मैं डाउट करने लगूंगा आप पे। कोई आपका कसूर नहीं, आपने मेरा कभी नुकसान नहीं किया, हमेशा आप अच्छी रही, लेकिन मैं आपको फिर डाउट कर रहा हूँ। तो वो लोग पूरी जिंदगी डाउट में काट देते हैं, फियर ऑफ अननोन हो जाता है उन्हें कि यार ऐसा हो गया, तो पैसा लगा दिया मैंने, अगर फिर से स्टॉक मार्केट गिर गई तो, अब तो उनके तोते ही उड़ते रहते हैं जिंदगी में, तो उनकी जिंदगी पूरी डाउट में गुजरती है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसमेंट ऑफ राहु इन फोर्थ हाउस। ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है और वो अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालते हैं बिकॉज ऑफ दैट। और केतु, केतु फोर्थ हाउस बैठ गया तो राहु से तो बेटर है, लेकिन फिर माँ से दूर, मदरलैंड से दूर, ऐसे लोग विदेश चले जाते हैं या दूसरे शहर में रहने लग जाते हैं, या माँ की किसी वजह से माँ से दूर रहने की कोशिश होती है। और अगर नहीं भी, माँ भी साथ में भी है, तो उनको भी मेंटल पीस नहीं रहता। एक्चुअली इसे कहते हैं इलाजी बंधन दोष। अच्छा, राहु केतु अगर केंद्र में बैठ जाते हैं, हाँ। चौथे घर में, 10वें में, चौथे में, सामने सामने ही तो होते हैं, तो बंधन दोष। बंधन मतलब द पर्सन विल बी अवे फ्रॉम मदर और मदरलैंड। तो मोस्टली ऐसे लोगों का सेटलमेंट भी इंडिया के बाहर होने की संभावना बन जाती है, बशर्ते वो लोग चाहते हों। एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले कहते हैं तुझे क्या चाहिए जिंदगी, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। अगर कोई प्रेडिक्शन कर दे कि ये ऐसा होगा, ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है। मैं आपसे पूछूंगा क्या आप कभी विदेश जाना चाहती हैं, बोले नहीं, आई लव माई इंडिया, मुझे यहीं कुछ करना है, तो आप जिंदगी में नहीं जाएंगे। और कितने ही योग हो नहीं जा पाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने चाहा ही नहीं। पूरी भारतीय ज्योतिष चंद्रमा के बेस पे आधारित है। जो बाबूजी ने कहा था, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, बिल्कुल गलत कहा था उन्होंने, क्योंकि मन के हिसाब से तो सब कुछ होता है। तो अगर आप मन आपका कर रहा है कि आई थिंक आई एम डन विद दिस प्लेस, आई थिंक मुझे अब इंडिया के बाहर जाना चाहिए, तुरंत सारे आपके वीजा भी लग जाएंगे, जिसके नहीं लग रहे 3 साल से आपका लग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो बंधन दोष है। तो दैट इज हाउ इट इज। लेकिन ये आपको इंसान को रेस्टलेस भी बना देता है, केतु की प्लेस में। बिल्कुल, केतु हो या राहु, बिकॉज वो
मैलेफिक प्लैनेट आपके केंद्र में आ गए, अब आपको दौड़ाए चले जा रहे हैं। राहु 10th में है, केतु 4th में है, तो सुपर एम्बिशन, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। आप स्कूल में थी, हमारे या पता नहीं कितनी छोटी थी, हमारे ज़माने में एक स्टार ट्रैक आता था सीरियल, और उसमें वो एक डायलॉग था, आई वॉन्ट टू गो वे नो मैन हैज़ गॉन बिफोर। तो वो है राहु इन 10th हाउस, यानी स्काई इज़ नॉट द लिमिट, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। तो ऐसे लोग हमेशा, मतलब जाना है मुझे बहुत दूर, कुछ कर दिखाना। एक वो ऐड की लाइन थी, मुझे पानी है वो मंजिल, तो उनकी मंजिल ही ख़त्म ना हो रही, मतलब पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता, अब मंजिल मुझे पहचाने की इसका पता नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं है, तो मतलब नेवर एंडिंग है उनका एक्चुअली। तो दैट इज़ हाउ दे आर। तो ये चौथे घर में केतु बैठने से हो गया, राहु बैठने से हो गया, मंगल बैठने से हो गया। चौथे घर में चंद्रमा इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि वो माँ है और अपना ही घर है, अपना घर माँ है, और चंद्रमा भी माँ को रूल करता है, चौथा घर माँ का ही है। ऐसे लोग पीस लविंग होते हैं। तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी? बोले यार मेंटल पीस, बस सुकून चाहिए ज़िंदगी में। तो ऐसे लोग हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। मतलब अगर वहाँ वो लोग हैप्पी हैं विद इन, घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, दे कैन डू वंडर्स। अगर घर में किटकिट हो रही है या घर में कुछ परेशानी है, तो फिर उनकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। ओके, तो दैट इज़ वेयर दे नीड टू, मतलब अब है तो है वो वहाँ पे, बट दे आर ब्लेस्ड टू गेट गुड थिंग्स ऑल्सो। वीनस बैठ गया इज़ वन ऑफ द गुड प्लेसमेंट। जो मैं आपसे उधर मरण कारक अवस्था कह रहा था, तो वीनस का दिग्बल दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4th हाउस। तो 4th हाउस में जिसका वीनस है, तो कंफर्म हो गया, बेस्ट गाड़ी उसकी, बेस्ट घर उसका। तो गुड एम्यूनिटीज विल कम टू द पर्सन नेचुरली, जिसके 4th हाउस में वीनस हो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ वीनस। तो ये बहुत खूबसूरत है, और दे आर ब्लेस्ड टू गेट द लग्जरीज, बिकॉज चौथा घर आपका घर हो गया, आपके आराम सुख का घर कहते हैं एक्चुअली। तो वो वहाँ पे ब्यूटी हो गई। और प्लैनेट बैठा, गुरु बैठ लीजिए। अगर गुरु 4th हाउस में बैठता है, तो मैं कहता हूँ हार्ट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। आँख बंद करिए, उस इंसान पे भरोसा कर लीजिए, वो कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता, बिकॉज चौथा घर गुरु का, माँ का भी है। माँ बहुत स्पिरिचुअल होंगी, आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, भले ही आप मंदिर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअल जोन में। क्योंकि रिचुअल्स फॉलो करने से ज़रूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो जाएं, लेकिन ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, ये कंफर्म है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। उसके बाद मरक्यूरी बैठ गया। मरक्यूरी अब वही थिंकिंग वाला प्लैनेट है, चलिए इट इज़ ओके, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। शनि बैठा लीजिए, शनि मैलेफिक प्लैनेट है। तो फिर बोला कि अगर विदेश जाने के लिए क्या योग होता है बताइए पंडित जी। बोले कि अगर चौथे घर में मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाएं और कोई दशा 12वें घर की आ जाए या 7वें 8वें 9वें 12वें की, तो इंसान विदेश जा सकता है अगर चाहता है तो चौथे घर में शनि बैठने से वो इंसान को, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है, तो भैया फिर दूर कर दिया उसने। तो दैट इज हाउ। पर सर एक बात बताइए, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आपने अभी जो कॉम्बिनेशन बताया कि अगर विदेश जाना चाहता है और चौथे घर में कोई मेलेफिक हो और 12th लॉर्ड की दशा आ जाए, तो 7th 8th 9th 12th, हाँ, या राहु की तो वो जा सकता है। पर मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ जो बेचारा बहुत चाहता है विदेश में सेटल होना, जाना, एटलीस्ट बेचारा घूमने जाना भी चाहता है, और उसकी 12th हाउस की दशा भी शुरू हुई है, 4th में मेलेफिक भी है, लेकिन जा ही नहीं पा रहा है। उसका देखिए 12th लॉर्ड की दशा नहीं, उसकी कुंडली में भी तो होना चाहिए वैसा। हाँ, अच्छा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कई बार क्या होता है, मान लीजिए वो इंसान स्पिरिचुअल एग्जाम्पल, और उसका कोई टाइम जो है वो ठीक नहीं है, जैसे बाहर गए दुर्घटना घट गई, बाहर गए आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, बाहर गए घर में कुछ पीछे प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी हो गई और आप बाहर घूम रहे, तो भगवान को सब पता है। एग्जैक्टली। तो व्हेन द पर्सन इज ब्लेस्ड, तो जो मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो आप चाहते हैं वो कभी ना हो। कितनी बुरी लाइन है देखिए, लेकिन पूरी लाइन क्या है, जो आप चाहते हैं वो कभी ना हो, जो आपके लिए अच्छा हो वही हो, और ये बात सिर्फ उसको पता है। तो इसलिए वक्त पे छोड़ देना चाहिए, सबसे अच्छी बात है, गो विद द फ्लो। मेरा तो ज़िंदगी का यही फॉर्मूला है। अब क्या बताऊँ, किधर खो गया हूँ मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूँ मैं। तो गो विद द फ्लो। तो मैं तो बुद्धि लगाने का बिल्कुल लगाता ही नहीं, मुझे मालूम है जो होना है वही होगा। ज़िंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, इन इट कैन नॉट बी चेंज। अब बाकी सारे व्यूअर आपके वो हैं जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बोले भाई साहब फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। देखिए एस्ट्रोलॉजी का पर्पज़ है गाइडेंस का, अच्छा बुरा और अपने अंदर परिवर्तन लाना, वो आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको ये पता है तो आप उस पर काम करिए, बाकी चीज़ें वक्त पे छोड़ दीजिए। मैनेजमेंट में सिखाते हैं, अ गुड मैनेजर इज़ वन हु लेट अदर्स डू ऑल द जॉब। और ज़िंदगी की मैनेजमेंट कहती है, इला जी, गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। तो जब आप हिम को अपने साथ
जोड़ के चलेंगे कि कोई तो मेरा साथ दे रहा है, भगवान किसी भी रूप में, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला कि तुम जिक्र करोगे, वो फिक्र करेगा, तो यू हैव टू लीव थिंग्स टू टाइम एंड भगवान, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भगवान ही समय है और समय ही भगवान है, उस पर छोड़ दीजिए, यू आर ऑल सेटल्ड। खैर, तो हम आगे चलें। सेवेंथ हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक आपकी माँ आपको बड़ा करती है, उसके बाद आपकी वाइफ आपको बड़ा करती है। अब आपका क्या हाल होने वाला है वो 7th हाउस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आधी जिंदगी तकरीबन 25 के बाद शादी होती है। पहले होती थी 3 में, अब तो 32 इज न्यू 22 हो गया, लेकिन चलो हम एवरेज निकाल लेते हैं। 25 साल आपने, आपकी माँ ने पाल पोस के आपको बड़ा किया, चौथा घर एक्टिवेटेड था। अब 25 साल के बाद आप 50 साल तक आपकी वाइफ आपको बड़ा करेगी या आपके हस्बैंड आपके साथ जुड़ जाएंगे। मतलब मजाक में कह रहा था, 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है केंद्र में। जी बिल्कुल। अब 7th हाउस जो है वो है हमारा पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप ऑफ एनी काइंड, चाहे वो पर्सनल हो यानी हस्बैंड वाइफ, या वो पार्टनरशिप हो जो बिजनेस पार्टनर कहते हैं। इन्वेस्टर कौन है आपका पार्टनर? जैसे किसी ने बोला, अरे संदीप जी हमारा बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्या करें? मैंने कहा आपका तो टाइम ठीक चल रहा है, ये कौन कौन इसमें, आप अकेले हैं? बोले नहीं, पार्टनर है। तो भैया पार्टनर की कुंडली दिखाइए, तो देखा पार्टनर का ज़िंदगी सबसे ख़राब टाइम चल रहा है, तो वो भी बहते गंगा में हाथ धो लिया और उधर नल में पानी नहीं आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि किसी कुंडली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो केंद्र, वन ऑफ द केंद्र है, और जो केंद्र में है वो लगन को देख रहा है, यानी सीधा इन्फ्लुएंसिंग आपको करता है वो। तो इफ़ यू फाइंड ए गुड पार्टनर तो लॉटरी, वैसे किसी ने कहा था लॉटरी तो दोबारा भी खरीदी जा सकती है, लेकिन शादी अगर गलत इंसान से हो गई फिर तो आप गए काम से। इसलिए सोच समझ के शादी करिए। अभी नई मूवी आई है, सुपर हिट हो गई, अब लोग पागल होते चले जा रहे हैं। देखिए, लव इज ब्लाइंड, लेकिन कहते हैं कीप ओपन योर आइज। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, शादी आप मत पसंद करिए अपने पार्टनर को, एस्ट्रोलॉजर से पसंद करवाइए कि भाई साहब आपको ये लड़की पसंद है। तो कहना ये चाहता हूँ कि आपकी तो आंखें बंद है, पट्टी बंधी हुई है, बिकॉज आपको बहुत अमेजिंगली ब्यूटीफुल लग रही है। शादी के बाद आपका क्या क्या हाल होने वाला है आपको पता नहीं। तो एस्ट्रोलॉजर, मतलब हस्बैंड के लिए भी कह सकता हूँ मैं, नहीं तो ट्रॉलिंग तो आपको बताइए 1 सेकंड लगता है, अब तक तो 5 मैसेज आ गए होंगे। तो वो ज़रूरी है कि जो आपका पार्टनर, चलिए मैं वाइफ और हस्बैंड नहीं कहूँगा, पार्टनर जो है वो कैसा रहने वाला है। तो वो लोग क्या करते हैं, अरे हमारे 32 गुण मिल गए, पंडित जी ने कहा मिठाई खिलाइए, करिए शादी। अरे भाई साहब, आपने फंसा दिया उन्हें। आपने क्या उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी देखा? नहीं देखा। क्या आपने उसका नेचर देखा? नहीं देखा। क्या उसका कैरेक्टर देखा? नहीं देखा। क्या उसकी आने वाली दशाएं देखी? आज जो आपको लग रहा है कि मैंने शाहरुख खान की शादी काजोल से करवा दी, आपको पता ही नहीं है कि शाहरुख खान का डिप्रेसिंग टाइम शुरू होने वाला है 3 महीने बाद। तो जो शाहरुख खान से आपने शादी करी थी, मैं रोमांटिज्म और उसकी बात कर रहा हूँ, रोमांटिक हीरो की, मतलब नॉट शाहरुख खान और वो, तो मतलब शाहरुख खान या चलिए आपको रणबीर कपूर पसंद होगा शायद, तो कोई भी हो, तो वो शादी के बाद वो नाना पाटेकर बन गया। तो तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम तो ऐसा थे। तो बेचारा वो नहीं बदला, उसका वक्त बदल गया। मेरा एक डायलॉग था एक सीरियल में, क्राइम बेस्ड सीरियल था, क्राइम और क्राइम के सीन के बीच में मैं आके कहता था, ये रघु की ज़िंदगी में आके क्या मोड़ आया कि रघु को ये कदम उठाना पड़ा। तो उसमें मेरा एक डायलॉग था कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते इंसान की सोच बदल जाती है। तो वो इंसान बेचारा जो रोमांटिक था, केयरिंग था, ज़िंदगी भर का फ्रेंड, कस्में खा रखी थी कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊँगा, वो अचानक वो कटने लगा क्योंकि उसका बुरा वक्त शुरू हुआ। मान लीजिए किसी की चंद्रमा में राहु में चंद्रमा की दशा, राशि के ऊपर राहु आ गया, अब वो छोटी छोटी बातों पे बुरा मानने लगा। तुम मेरी वाइफ की, तुम मेरी मदर की केयर नहीं करती हो, मेरी मदर बहुत तुम्हारी कंप्लेंट कर रही थी, तुम भी बदल गई हो। वो इमोशनल जोन में चला गया, जबकि प्रैक्टिकली कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो वो लगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा इंसान हो गया है। तो जब एस्ट्रोलॉजर आपको पहले से बताता, इसीलिए मुझे लगता है कि मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट है प्री मैरिटल काउंसलिंग। लोग आते हैं हमारे पास, क्या, अरे नाउ वी आर सेपरेटेड, बताइए हमारा डिवोर्स कब होगा? अरे भाई पहले आ जाते तो मैं बताता कि शादी या तो ना करो, या कर रहे हो तो समझो कि उसका टाइमलाइन बिगड़ा है, वो इंसान नहीं बिगड़ा है। एग्जैक्टली। आज तुम्हारी वाइफ का बहुत बढ़िया टाइम शुरू हुआ है, उसका प्रमोशन हो गया है, और बिकॉज उसका प्रमोशन हुआ है उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि वो जिंदगी के मजे ले रही है और तुम्हारे घर का ख्याल नहीं रख रही है, तुम्हारी सोच गलत है। तो ये बात अगर वो पहले से उसको अगर एस्ट्रोलॉजर बता दे तो फिर वो एक्सेप्टेंस आ जाए। 100%, वही वर्ड यूज़ किया आपने, देखिए। एंड ये बात लोगों को नहीं पता है, तो लोग बाद में जब जाते हैं तब तक तो देर हो चुकी होती है। आपने अलग अलग घर में रहना शुरू कर दिया, आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, फिर बिगड़ गई कहानी, बचा क्या? तो एस्ट्रोलॉजी को सही वक्त पे यूज़ करना भी आना चाहिए कि वेयर इट इज़ यूटिलाइज। तो 7th हाउस, इसमें मेलेफिक और बेनिफिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, तो इसमें मेलेफिक बैठे हैं तो डिस्कशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं है,
क्योंकि डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए 7th हाउस में मंगल मतलब मांगलिक, चौथे घर में मंगल मतलब मांगलिक, 8वें घर में मंगल मतलब मांगलिक, 12वें घर में मंगल मतलब मांगलिक, और लगन में मंगल मतलब मांगलिक। और साउथ इंडिया में 2nd हाउस में भी मंगल है मतलब मांगलिक, यानी 12 में से 6 घर तो मांगलिक हो गए, यानी 50% लोग मांगलिक हो गए। नॉर्थ इंडिया में 2nd हाउस को साइड कर दिया उन्होंने। तो अब आप मांगलिक नहीं होंगी तो आपका पड़ोसी मांगलिक होगा, तो कोई तो मांगलिक होगा। लोग डर जाते हैं, अरे हमारा बच्चा मांगलिक है। अरे मत परेशान होइए, खाली उसमें ये ज़रूर प्रॉब्लम आती है कि पढ़ाई लिखाई भी ठीक थी, परिवार भी ठीक था और शक्ल भी ठीक थी, लेकिन मांगलिक नहीं था, तब अटक जाता है मामला। बट अदरवाइज हर दूसरा तीसरा इंसान मांगलिक हो सकता है। एनीवेज, मंगल बैठा तो अगर मांगलिक शादी मांगलिक से नहीं हुई तो बोला मर जाएगा। ये आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि मांगलिक विल नॉट मैरी अ मांगलिक पर्सन देन 1 पर्सन विल डाई, ऐसा करके लिखा रहा है। वो गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, कलर डाई करने के बारे में लिखा हुआ शायद। एनीवेज उसमें लिखा था, जो सही लाइन थी वो ये थी कि मांगलिक विल नॉट मैरी अ मांगलिक पर्सन देन लॉन्जिविटी विल बी हर्ट, लॉन्जिविटी ऑफ मैरिड लाइफ, यानी मरेगा नहीं, लॉन्जिविटी मैरिड लाइफ की कम हो जाएगी, यानी डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये है पूरी स्टेटमेंट। खैर, तो मंगल बैठने से ये हो गया। केतु भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। गुरु बैठ गया, वो भी 2 शादी कराने की कोशिश कर सकता है 7th हाउस में। तो जबकि इंसान वाइज हो सकता है, वाइज हो सकती है, लेकिन 12वां बड़ा प्लैनेट है गुरु। तो वो जो आपने एक बार कहा था मुझे शायद, तो वो कि भैया ये केंद्र में अगर गुरु बैठ जाता है तो ये दोष बन जाता है, तो वो वहाँ पे वो ब्रेक कराने की कोशिश कर सकता है 7th हाउस में बृहस्पति। तो 2 शादी के योग। अब देखिए, अब मैंने कहा 2 शादी, अब लोग देख रहे हैं अपनी कुंडली, बोले अरे मेरी, अब कई लोग खुश हो गए होंगे कि उनकी दूसरी शादी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखिए, शादी को क्या कहते हैं हम इला, पुराने ज़माने में मतलब ये कोई अफेयर या ये कुछ होता नहीं था। पुराने ज़माने में टीन एज में ही शादियाँ हो जाती थी। तो उसमें अब के कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि शादी को ऐसे डिफाइन करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, अ मेंटल इमोशनल कनेक्ट टुवर्ड्स समवन इज अ मैरिज। तो भैया 3 शादी तो वो कॉलेज में करके आ चुका है तो आप उसकी कह रहे हो शादी टूट जाएगी, वो टूट चुकी है, अब नहीं टूटेगी। तो ये बात सारे एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता, राइट। तो वो खाली उस शैलो लेवल पे देख के बोले अरे अरे गजब हो जाएगा, ये तो शादी तो चलेगी नहीं, या तो डिवोर्स हो जाएगा। गलत कह दिया उसने, और मुझे पता है कि तो ऑलरेडी तोड़ के आया हुआ, आई हुई है, तो वो जो टूटना था टूट गया, अब कुछ नहीं टूटेगा। तो ये पूरी बातें नहीं पता, जो मैंने कहा लॉन्जिविटी विल बी हर्ट। तो ये लोग डर, इसीलिए ज्योतिष में डर जो है वो समा गया, इसीलिए डरते हैं लोग ज्योतिषियों के पास जाने के पास कि उस पर कि भाई ये ऐसा ना हो कि उसमें कुछ ऐसा बता दें जो और हमारा जो है हम लोग डिप्रेस हो जाएं या परेशान हो जाएं, फिर उस पर उपाय करेंगे, फिर उसकी पूजा कराएंगे, तो सब जो जिसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। तो ये एक ऐसा मुझे लगता है कि ये परिवर्तन आना चाहिए, समझना चाहिए कि व्हाट इज़ अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ समथिंग। तो ये बहुत ज़रूरी। फिर अच्छे प्लैनेट हैं, जैसे चंद्रमा है, तो चांद सी महबूबा होगी ऐसा मैंने तो सोचा नहीं भी था, फिर भी चांद सी महबूबा मिल गई उसको, मतलब ब्यूटीफुल वाइफ, केयरिंग वाइफ। हस्बैंड वैसे तो हस्बैंड, केयरिंग हस्बैंड मैंने एक बार कहा था 2 अपोजिट वर्ड होते हैं, बट ऐसा नहीं है, केयरिंग हस्बैंड भी होते हैं, केयरिंग हस्बैंड होते हैं, मैं भी हूँ। तो 7th हाउस में अगर मून है तो केयरिंग हस्बैंड तो अमेजिंग, या वाइफ मतलब केयरिंग पार्टनर एक्चुअली। तो ये बहुत अच्छी बात है। वीनस है तो ब्यूटीफुल या हैंडसम, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन वीनस 7th हाउस में होता है तो आपको भी लोग टकराते हैं, लेकिन घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ऐसे लग रहा है अंताक्षरी खेल रहे हम लोग, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, तो उसके डिजायर बढ़ सकते हैं, वो अलग बात है। मतलब अगर 7th हाउस में वीनस हुआ, हाँ मतलब 7th हाउस इज पीपल यू कम अक्रॉस, तो यू विल कम अक्रॉस ब्यूटीफुल पीपल, हैंडसम, ऐसा तो लोग टकराएंगे, तो कोई बात नहीं। तो डिपेंड ऑन योर जुपिटर, डिपेंड ऑन योर ओन डिजायर, वो सबकी बात कर लेते हैं। और बाकी सैटर्न बैठ गया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि जब 7वें घर में बैठता है इला जी, तो उसका यही इंटरप्रिटेशन है, या तो लेट शादी होगी, हो ही नहीं रही है, मेरी बेटी 32 की हो गई, शादी नहीं हो रही क्योंकि लेट होनी चाहिए। मेरा एक स्टेटमेंट है, लेट मैरिज इज़ बेटर देन बैड मैरिज। एग्जैक्टली। तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपने जल्दी करा दी, और वहाँ पे शनि जो है बहुत कोल्ड प्लैनेट है एक्चुअली, वो बातचीत बंद करा देता है। तो ऐसे में किट हो गई, बातचीत बंद हो गई, तो आपका रिश्ता बिगड़ा। तो भैया लेट करो, शनि डिले का कारक, तो उसका उपाय क्या है, बोले शनि इनकी शादी लेट करिएगा तो चलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ आपकी शादी नहीं हुई क्योंकि शनि 7वें घर में बैठा था, तो बहुत अच्छा हुआ। दिस इज़ इंटरप्रिटेशन, तो ये बहुत अच्छी बात। लेकिन हाँ, अगर शादी हो गई अब आपकी शनि 7वें घर में, तो जाएगा नहीं, वो थोड़ी कहीं चला जाएगा, वो तो वहीं बैठा रहेगा ज़िंदगी भर। तो क्या करें, तो ऐसा करिए, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, मतलब बातचीत करते रहिए, हाँ, दोस्त बना के रखिए। मरक्यूरी को रूल करिए, बुध ग्रह जो है वो कम्युनिकेशन को रूल करता है, ह्यूमर को रूल करता है, फ्रेंडशिप को रूल करता है। तो आप जितनी दोस्ती अपने, मैं हमेशा कहता हूँ जिस इंसान ने अपने खुद के स्पाउस को अपना दोस्त बना लिया तो उसको किसी दोस्त के बनाने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो ट्रीट योर स्पाउस एज योर बेस्ट फ्रेंड। तो आप ह्यूमर यूज करिए, फ्रेंडलीनेस क्रिएट करिए, तो वो शनि का उपाय हो गया आपका, बिकॉज यू आर फ्रेंड। बिकॉज सैटर्न कह रहा है कोल्डनेस, डोंट टॉक टू मी, आई विल नेवर टॉक टू यू अगेन। और मरकरी कह रहा है चलो यार कोई बात नहीं, इट इज ओके, आपने जोक सुना दिया उसे, बात बन गई, तो दिस इज ब्यूटी, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब सर केंद्र के सबसे लास्ट घर 10th पे आते हैं, 10th हाउस केंद्र का होता है, इसमें कैसे प्लैनेट प्रभाव डालते हैं? देखिए 10 उसका नंबर ही 10 दिया, तो सबको 10 on 10 चाहिए, यही सबकी प्रॉब्लम है कि वो ख्वाहिशें आसमान हकीकत है ज़मीन मतलब सबको वो चाहिए। जेनिथ 10th हाउस को कहते हैं इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, मतलब सबसे मतलब दे आर सुपर एम्बिशियस। 10th हाउस और एम्बिशन को इंटर नेम फेम प्रोफेशन स्टेटस एंड पावर को रूल करता है। 10th हाउस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग पावरफुल, और आप कहाँ पहुँचेंगी, किस लेवल पे आप पहुँचेंगी, वो उस पर टोटली डिपेंड करेगा 10th हाउस आपका कैसा है। तो ख्वाहिशें आसमान और हकीकत है ज़मीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक, दौड़ी। लेकिन दौड़ लीजिए, दौड़ने में बुराई नहीं है, लेकिन उड़ने की कोशिश जब आप करते हैं तभी आती है प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको सुपर एम्बिशियस बना देता है। तो एम्बिशन होना बहुत जरूरी है। मैं भी कहता हूँ भैया, दोज हू ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, लेकिन उसका वो सोच और वो एम्बिशन का जो टाइम से मैच होना बहुत जरूरी। दशा खराब है और सोच आपकी बहुत गजब है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर दशा अच्छी आ गई और सोच बड़ी है तो आप बड़ा काम करेंगे। ये है सीधी कहानी, जो किस्मत का डेफिनेशन का ही है। तो 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो आपके प्रोफेशन को भी डिफाइन करेगा, बिकॉज 10th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन। तो कई बार ऐसा हुआ कि पढ़ाई आपने कुछ और कर ली और प्रोफेशन आप कुछ और करने लगे। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, हो सकता है आपने जर्नलिज्म ना किया हो, एग्जांपल मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी पढ़ाई की है जिसमें आपने स्कूल में डिबेट्स की हो, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, यू आर ए क्लियर थिंकर, यू आर ए डीप थिंकर, तो आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं, लेकिन पढ़ाई कुछ और करी, प्रोफेशन कुछ और बन गया। तो जो आपके टैलेंट होते हैं वो 10th हाउस के साथ अगर अटैच हो जाते हैं तो फिर आपका करियर, इसीलिए किसी ने कहा था कि भाई अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए देन यू डोंट नीड टू वर्क, बिकॉज यू आर एंजॉय। अब मैं यहाँ बैठा हूँ बढ़िया से, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज माई पैशन। एस्ट्रोलॉजी इज माई, बताइए तभी आप देखिए इतनी आप खुश हैं। एस्ट्रोलॉजी इज माई पैशन एंड दिस इज माई प्रोफेशन। तो बस हम कहाँ काम कर रहे हैं, हम तो जिंदगी के मजे ले रहे हैं, कैमरा ऑन है, लोग हमें सुन रहे हैं, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो अगर ये हो गया है तो दैट मीन्स यू आर ब्लेस्ड। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, यू नो मैं चाहता था मैं ये बन जाऊं लेकिन वो मैं बन ना पाया, तो वो मलाल रह जाता है। अब मैं अपना एग्जांपल दे दूं, आई वॉज ए क्रिकेटर। अब मैंने अंडर 16 अंडर 19 खेला, यूपी स्टेट अंडर 22 खेला, कर्नाटका स्टेट। हम और राहुल द्रविड़ एक ही क्लब में थे, BUCC बेंगलोर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब, 100 साल से ऊपर सबसे पुराना क्लब है वो। और मुझे इंडिया खेलना था, एक ही सपना जिंदगी का। अब नहीं हुआ, सरकमस्टांसेस चेंज हुए, जो भी लाइफ में हुआ तो वो छूट गया। अब मैं उसका वो करता रहूं, रिग्रेट करता रहूं, या मैं आगे बढ़ूं। आज मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। एस्ट्रोलॉजर मैं बना खाली इसीलिए कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं बना क्रिकेटर, मैं क्यों नहीं खेला इंडिया। वो इंक्विजिटिवनेस की वजह से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। मैंने अपनी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा। तो खैर ये अब मेरी डेस्टिनी का पार्ट है। अब मैं अपनी कुंडली देखता हूँ तो एस्ट्रोलॉजर की ही कुंडली है, वो मुझे बनना ही था शायद। एनीवेज तो वो, लेकिन अब देखिए अगर मैं एस्ट्रोलॉजर क्रिकेटर बन जाता तो रिटायर हो जाता। आज ग्रेग चैपल इंडिया के कोच मेरे क्लाइंट थे, राहुल द्रविड़ मेरे क्लाइंट थे, इंडिया के कोच अब गौतम गंभीर। तो अब जो टीम इंडिया चला रहा है मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, तो ये तो सबसे ब्यूटीफुल बात है। तो देखिए भगवान ने फिर भी क्रिकेट का कनेक्ट बंद नहीं किया मेरा, यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। तो आप उससे कितने खुश हैं, कितने कंटेंट हैं और कितने ग्रेटफुल हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो दैट वे, तो 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है वो आपके प्रोफेशन को रूल करता है। जैसे गुरु बैठ गया तो इंसान कंसल्टेंट बन जाएगा, डॉक्टर बन सकता है, प्रीचर बन सकता है, ट्रेनर बन सकता है। तो ये गुरु है बिकॉज ये विजडम का काम है। तो दैट इज व्हाट इट इज। अगर मरक्यूरी बन गया तो इंसान लॉयर बन सकता है, ट्रेडिंग में जा सकता है, मार्केटिंग, बैंकिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, वो उनके सारे जितने आपके मीडिया में लोग होंगे सबका मरक्यूरी एक्टिवेटेड होगा, 10th का कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं। दैट इज हाउ इट इज। लग्नेश भी हो सकता है बिकॉज उसकी फितरत वैसी हो चुकी है। तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। मून बैठ गया, मंगल बैठ गया तो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं आप। मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, अथॉरिटी। ऐसे लोग ऑर्डर नहीं ले सकते भाई, वो उनका ये हाउ डेयर यू है, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, हाउ डेयर यू। तो दे आर क्वाइट अथॉरिटी, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज वैसी रहती है। 10th हाउस बिकॉज जेनिथ और मंगल उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड मंगल इन 10th हाउस। शनि के घर में सेनापति है भाई वो, तो उससे तो आप मतलब खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। तो दे आर द वन।
अब वीनस बैठ गया तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उनको बहुत पसंद आती है, दे डू इट क्रिएटिवली और दैट इज़ हाउ देयर लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग बिकम्स लाइक दैट। हर प्रोफेशन, मतलब अगर डॉक्टर भी बन गया कोई, बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, लगन में गुरु, और 10th हाउस में शुक्र है, बोले यार ये डॉक्टर बनेगा, ये एक्टर बनेगा तो वो डॉक्टर बना, लेकिन उसमें भी वो कॉस्मेटिक सर्जन बन गया, हाँ। उसमें भी वो स्किन स्पेशलिस्ट बन गया, उसमें भी हो सकता है वो डेंटिस्ट बन गया, हर चीज टू ब्यूटीफाई, राइनोप्लास्टी जो करते हैं वो बन गया 100%। तो उसने वो ब्यूटी, वो क्रिएटिविटी गई नहीं, तो उसने उसको पकड़ के रखा। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। मून है तो वो एग्रीकल्चर है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है, ऐसे लोगों का डिजायर भी मन है। तो मन, यार आई डोंट थिंक मैं कहीं जॉब कर पाऊंगा, तो ऐसे लोग जॉब में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको फिर अपना खुद का बिजनेस चलाना होता है। अच्छा। तो वो है मून, वेलनेस है, केयर है, फूड रिलेटेड बिजनेस है, तो ऐसे लोग ये सेक्टर, वेलनेस सेक्टर में चले जाते हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। मर्क्यूरी में फार्मा इंडस्ट्री भी जोड़ लीजिए, लॉयर भी हैं ये लोग, ये इंडस्ट्री उनको पकड़ सकती है। सैटर्न में इंसान इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, मंगल साथ में हो तो कंस्ट्रक्शन में जा सकता है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें हैं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा। राहु है तो इंसान पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में जाने की उसकी पूरी संभावना है। जो मैंने कहा एम्बिशन, तो सबसे बड़ा एम्बिशन है कि हम भी मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नाम के आगे गांधी लगा है कि वो मोदी, वो डिपेंड करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज हाउ इट इज। कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है आपको। राहु आ गया, राहु वही एम्बिशन, सुपर एम्बिशन। हमने 4th और 10th की बात एक साथ की थी, तो राहु इज सुपर एम्बिशन। राहु का तो अच्छा प्लेसमेंट बताया जाता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, इट इज सुपर एम्बिशन। तो एम्बिशन, वो इंसान तो उसको पीस कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज उसका जो डिजायर है वो कभी खत्म नहीं हुआ। राहु माया है ना, इल्यूजन, तो वो हमेशा और कुछ करते हैं, कुछ और करते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो वो उनका लेवल ही खत्म नहीं होता। तो दैट इज हाउ इट इज, बट इट इज इन गुड वे, मतलब वो आपको, इट विल कीप यू ऑन टोज टू मेक इट बेटर ऑल द टाइम। तो दैट इज हाउ द प्लेसमेंट। फिर बाकी जो मैंने सबसे पहले कहा था, ये डिपेंड करता है वो नीच का है कि उच्च का है, कौन से प्लेनेट देख रहे हैं, कौन से नक्षत्र में है, फिर दशा किसकी आई है। कि अरे आपने कहा था पॉलिटिक्स में जाऊंगी, अभी तो नंबर ही नहीं आया, दशा कहाँ आई। तो दशा बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है, वो कहाँ प्लेस्ड है, किधर है। तो एस्ट्रोलॉजी, ये जो मैंने जितनी चीज़ें आपको अभी बताई हैं, ये लिमिटेड है। इसके बाद पूरी कुंडली कहाँ है, आपका मून कितना हैप्पी है। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप रिएक्ट करते हैं, मुझसे कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिंदगी में टू गेट सक्सेस, इज बिहेवियर। इफ योर बिहेवियर, मैं हमेशा कहता हूँ, बिहेवियर इज गुड एंड टाइम इज बैड, निकल जाओगे। एंड इफ योर टाइम इज गुड एंड बिहेवियर इज बैड, तो गुड टाइम का भी पता नहीं चलेगा आपको। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो दिमाग ठिकाने होना चाहिए, कितने फ्रेंडली हैं आप, कितने पॉजिटिव हैं आप, कितने स्पिरिचुअल हैं आप, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप। तो ये कंप्लीट पैकेज है ये। तो ये एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते, वो खाली वो बताते हैं ये दोष है, ये दोष है, गुरु चंडाल दोष है, ये कालसर्प दोष है, वो पितृ दोष है, और ये कारका भावानाशे, जैसे बृहस्पति का आप कह रहे थे। तो ये सब दोष इकट्ठे करके वो फियर फैक्टर क्रिएट करते हैं। इंसान को लगता है वो गलती से पैदा हो गया, मतलब उसको अब उसके वो कर ही नहीं पाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी हैज़ बिकम मोर डिस्करेजिंग एक्चुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजी साइंस है जो इंसान को समझा सकती है, बता सकती है, गाइडिंग टूल है। एब्सोल्युटली। तो सर, ये हमने केंद्र को डिस्कस कर लिया, अब हम त्रिकोण पे आते हैं, जिसमें लग्न आप बता चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस भी त्रिकोण में आता है। अब बचा 5th एंड 9th हाउस। तो त्रिकोण का पार्ट जो 5th हाउस है, 5th हाउस कैसे रिएक्ट करता है, क्या है? पूरी बिल्डिंग जो है ना, वो पिलर पे कितनी आपकी फाउंडेशन, पिलर कह लीजिए, चलिए फाउंडेशन हो गया, पिलर पे टिकती है। अब पिलर कौन है, बोला 5वां और 9वां भाव, और फर्स्ट हाउस तो हो ही गया। चलिए, तो ये दो समझम पिलर हैं, वो केंद्र में हमने कवर कर लिया था फर्स्ट हाउस को। तो 5th हाउस होता है पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल, पुण्य, वहाँ से देखे जाते हैं। 5th हाउस होता है लर्निंग का, आपके एजुकेशन का। 5th हाउस होता है आपकी रिकॉग्निशन भी, आपकी सीट, आपकी पोजीशन। यस, पोजीशन। 5th हाउस अगर कमज़ोर है तो वो पोजीशन नहीं मिलेगी आपको, भले ही आपका नाम हो गया, लेकिन फिर भी वो एक उन्होंने एक बुक रिलीज़ की थी, उनका बुक एक बेस्ट सेलर हुई थी, उतना उसके बाद आप नहीं गए, आपको कोई साहित्य अकेडमी का अवार्ड नहीं मिला, या पोजीशन, वो रिकॉग्निशन है, समझ गए। तो रिकॉग्निशन वहाँ से। फिर वो होता है आपके जो हायर एजुकेशन हो गई, रिकॉग्निशन हो गया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, चंद्रमा बैठ गया अगर, तो तुमको देखते प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ और बार हुआ, तो वो लोग बाज नहीं आते। 5th हाउस में बैठ गया चंद्रमा, तो फिर शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, गैम्बलिंग, तो गैम्बलर बन जाते हैं वो लोग। तो फिर वो प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो फिर गैम्बलिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो फंसाने के चांसेस हैं। और 5th हाउस हमारा फ्यूचर है, इन ए वे, बच्चे 5th हाउस से देखते हैं।
तो अगर 5th हाउस अच्छा है तो अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे और आगे बढ़ाने वाले बच्चे। अगर 5th हाउस में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे केतु बैठ गया, तो तकरीबन चांसेस होते हैं, अब सब लोग ना देखें उसको तो अच्छा ही, मतलब वो क्या है ना, खुद की कुंडली को देखना एक पॉइंट से आप उसको जज मत करिए, वो गलत है, इसलिए मैं कैमरे की तरफ देख के बोल रहा था। तो 5th हाउस में केतु बैठा, मिस कैरेज के चांसेस बढ़ गए, स्पेशली फर्स्ट डिलीवरी में। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि भाई ड्यूरिंग दैट टाइम, प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो है, अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे तो भैया हाँ, हमारी पढ़ाई छूट गई थी, सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बदल गए थे, हम ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ गई, तो 5th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठने से ही हुआ। या विमेन के हॉरोस्कोप में 5th हाउस प्रोजीनी का है, प्रोजीनी मतलब बच्चा पैदा होने में दिक्कत आ रही है, शनि राहु जैसे प्लैनेट बैठ गए, शनि बैठ गया 5वें घर में, फेलोपियन ट्यूब्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, कंसीव ही नहीं कर पा रहे, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो कौन सा प्लैनेट वहाँ पे बैठा है? 5th हाउस का लॉर्ड, अब मैं जैसे शाहरुख खान की बात कर लेता हूँ, उसका सिंह लगन है और 5वें घर का मालिक बृहस्पति 11वें घर में, तो 11वें घर में जो ग्रह बैठता है 5वें घर को दिखता है। तो अगर 5th हाउस को गुरु देख रहा है और गुरु जहाँ देख ले उसको एक्सपेंड कर देता है, तो उसको गुरु की कृपा, वो ब्लेसिंग्स हैं, तो दैट इज अ रिकॉग्निशन। भैया कहाँ से आए? अगर आप शाहरुख खान की अर्लियर मूवी देखिए, डर, और उससे पहले, तो वो तो विलेन का चेहरा था और विलेन की ही एक्टिंग, वो पहले हीरो बने जो विलेन से हीरो बने, एक्चुअली विलेन से हिट हुए। तो शक्ल बोले इसको यार, ये मैं प्रोड्यूसर हूँ, बोले एक नया लड़का आया है मार्केट में, उसका नाम है, बोले शाहरुख खान, उसको आप साइन कर लीजिए संदीप जी, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो अच्छा दिखाइए उसकी फोटो या वीडियो। अरे यार हीरो, ये तो इसको विलेन का रोल दे दीजिए, शक्ल विलेन जैसी। आज वो सुपरस्टार है, कैसे? गुरु। तो 5th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, तो दिस इज हिज रिकॉग्निशन का अगर सीक्रेट है तो वो उनका 5th हाउस है। तो 5th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, कौन सा प्लैनेट उसको देख रहा है, और वो उसकी दशा कौन सी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना रिकॉग्निशन। और 5th लॉर्ड की क्या वैल्यू होती है इसमें? सबसे ज्यादा है 5th हाउस को कौन सा ग्रह देख रहा है और 5th हाउस का प्लैनेट किधर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 5th हाउस एक अच्छे प्लैनेट है 5th हाउस में और उसका लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो रिकॉग्निशन कंफर्म है। दैट इज हाउ इट इज। इवन लर्निंग, 5th हाउस 8th में चला गया, 8th 5th में आ गया, ऑकल्ट साइंसेस सीख सकते हैं आप, किसी भी तरह की पढ़ाई कर सकते हैं आप, गुरु बैठ गया तो आप कंसल्टेंट बन ही सकते हैं। तो दैट इज हाउ इट इज। 5th हाउस इज वन ऑफ द पिलर ऑफ योर हॉरोस्कोप। सबसे मजबूत पक्ष है वो ज्योतिष का, एक तरह से अगर हम देखा जाए। और उसका देखिए मालिक कौन है? सूर्य। अगर कालपुरुष में देखें तो बोले राजा बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है, तो बोले सूरज, तो वहाँ वही चमकाता है। तो वही मैंने बोला ना कि जब मैंने आप पूछिए मेरा ऑफिस कहाँ है, मैं कहूँगा 10 जनपद में, खत्म। तो रिकॉग्निशन, वो सीट, वो पोजीशन वहाँ से मिलेगी। आपका प्रमोशन किस लेवल पे होने वाला है, 5th हाउस। तो दैट इज हाउ इट इज़। तो कहाँ लव एट फर्स्ट साइट से लेके, कहाँ बच्चों से लेके, कहाँ पढ़ाई से लेके, कहाँ रिकॉग्निशन, गैम्बलिंग और पिछले जन्म की किए हुए कर्मों का फल है भाई वो। तो इतना बड़ा वो हाउस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5वां घर मजबूत है और लगन आपका मजबूत है, तो आपकी आधी कहानी तो सेटल हो गई। फिर शादी हमसे पूछ के करी तो वो भी सेटल हो गई। खैर, तो अब हम बात करेंगे 9th हाउस की। अब 9th हाउस जो है वहीं से शुरुआत होती है ज्योतिष की, एक तरह से, क्योंकि वो है पिता का घर। लोग 10th हाउस भी कहते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई है। तो 9th हाउस होता है पिछले जन्म प्रारब्ध है, वहाँ से शुरुआत होती है। गुरु का घर, आपके गुरु, आपका धर्म, आपका भाग्य, तो भाग्य वहाँ से शुरू हुआ। और वहाँ का मालिक बृहस्पति। तो बृहस्पति, इसीलिए कुंडली में मैं सबसे पहले जब कुंडली देखता हूँ तो बृहस्पति देखता हूँ कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा है, कौन है, क्या कंट्रोल कर रहा है, क्या कहाँ रूल कर रहा है, क्या उसकी दशा कब है। बृहस्पति इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि भाई द मोर स्पिरिचुअल यू बिकम, द मोर लक इज गोइंग टू सपोर्ट यू। दोनों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब आई डोंट बिलीव इन गॉड, ठीक, तो अब उसका जो भाग्य था, किस्मत की बात की थी आपने शुरू में, तो वो डिमिनिश हो गया, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल क्वोशेंट वीक हो गया। और बिना डिवाइन एनर्जी के कुछ नहीं कर सकते आप भले ही कितने बड़े 30 मार खाओ। बड़े बड़े लोग मैंने ऐसे देखे हैं, होशियार चंद, मतलब वो जिंदगी में सक्सेसफुल, अगर हो सकता है उन्होंने पैसे 10 गुना कमा लिए हो सकता है उन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टी कर ली हो, कुंडली स्ट्रांग थी, लेकिन क्या वो हैप्पी रहे, क्या उनके पास वो सुकून था, क्या उनकी फैमिली लाइफ अच्छी थी, क्या हेल्थ ने उनको सपोर्ट किया, क्या उनको ज़िंदगी में रिस्पेक्ट मिली? नहीं मिली, क्योंकि बिना डिवाइन इंटरवेंशन के, हैंड ऑफ गॉड, गुरु कृपा, भगवान का आशीर्वाद, डिवाइन एनर्जीज नहीं हो सकता। तो वो है आपका भाग्य, वो है आपका पिता और वो है आपका
शुरुआत जिंदगी, लक जिसको हम कहते हैं। तो धर्म, इसीलिए ज्योतिष का जो सबसे बड़ा जो राजयोग, अगर हम राजयोग की बात करें, अब तो राजयोग बनते कहाँ से? केंद्र और त्रिकोण से। या तो विपरीत राजयोग बनेंगे या कुछ गज केसरी योग बनेंगे, अदरवाइज जो सारे मेजर जो राजयोग हैं वो बनेंगे केंद्र और त्रिकोण के कॉम्बिनेशन से। या तो एक साथ बैठे हों केंद्र के मालिक त्रिकोण के मालिक के साथ, या देख रहे हो एक दूसरे को, तो वो राजयोग बनता है। ज्योतिष में इलाजी नंबर 1 राजयोग बनता है धर्म कर्माधिपति राजयोग। जब किसी की कुंडली में धर्म का मालिक यानी भाग्य का मालिक कर्म के मालिक के साथ जुड़ जाता है तो धर्म और कर्म बने धर्म कर्माधिपति राजयोग। इसी इस नंबर 1 राजयोग इसलिए दिया गया। क्यों नंबर 1 दिया गया? क्योंकि ये सेल्फलेस है। तो हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा जो थॉट है वो है वसुधैव कुटुंबकम, बोले 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। तो जब आपकी सोच आपकी परिवार की नहीं है, आपकी कम्युनिटी की नहीं है, अगर आपकी सोच आपकी ह्यूमैनिटी की है, आपकी देश की है, आपकी विश्व के लिए है, यानी आपके अंदर वो कंपैशनेट थॉट है, आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा, इसीलिए नंबर 1 राजयोग है। यानी इसका जो पर्पस है, इकिगाई जो हम बोलते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज बिगर देन हिज ओन सेल्फ। और यही वो लोग हैं जो जिंदगी में दुनिया के लिए कुछ करते हैं। एंड दैट इज द बेस्ट अमेजिंग राजयोग इन एनीवन्स हॉरोस्कोप। ग्रेट सर, काफ़ी सारी बातें, तो मुझे लगता है आपने बहुत सारे सूत्र दे दिए हमारे दर्शकों को, और मुझे तो मतलब मेरे को ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है पॉडकास्ट, लग रहा है और जानते जाऊं। बट आखिर में एक आपने राजयोग ये बताया, केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपने बताया, एक त्रिकोण और केंद्र में मिल जाता है। इसके अलावा भी कोई राजयोग होता है क्या? देखिए, मैंने कहा जैसे केंद्र और त्रिकोण मोस्टली राजयोग उसी से बनते हैं। तीसरा राजयोग मैंने बताया कि गज केसरी जो गुरु चंद्र एक साथ होते हैं, उसे केंद्र त्रिकोण की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा विपरीत राजयोग बनते हैं जो छठे का मालिक 12वें में, 12वें का छठे में, 8वें का छठे में, या 8वें का 12वें में, बैड हाउसेज के मालिक बैड हाउस में बैठ गया तो विपरीत राजयोग, किसी के नुकसान से आपका फायदा। कलयुग में काफी स्ट्रॉन्ग राजयोग है। तो ऐसे कई सारे तमाम लोग बनते हैं। नीच भंग राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग बनता है, ये सब चीजें दूसरे राजयोग बनते हैं जिसका केंद्र त्रिकोण से कोई कनेक्शन है नहीं। पर हम चूंकि केंद्र त्रिकोण की बात कर रहे हैं, हमने अभी तक सर ग्रहों को डिस्कस किया कि वहां पे बैठे ग्रह क्या फल देते हैं। क्या केंद्र के जो मालिक हैं वो अगर केंद्र में नहीं हैं, वो अगर 6, 8, 12 में हैं, तो उससे अलग रिजल्ट आएगा? क्या वो वीक हो जाता है? देखिए, जरूरी नहीं है, लोगों ने बदनाम कर रखा है। देखिए, छठे घर में बोले अरे ये तो ऋण रोग शत्रु का घर है। छठा घर उपचे भाव होता है। किसी का लग्नेश अगर छठे घर में बैठ जाए, या उसकी कोई ऐसा छठे घर का लॉर्ड है उसकी दशा आ जाए, तो इंसान को एलिवेट करता है। उसको हम हिंदी में कहते हैं कि उपचे भाव है। उपचे मतलब उपचाने वाला, तो वो इंसान को एलिवेट करता। तो ऐसा नहीं है। 8वें घर की दशा में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए, राइट। तो ये गलत है कि ये भैया ये गड्ढे में चले गए ग्रह। अमिताभ बच्चन जी के सारे प्लैनेट 8वें घर में, वो तो सदी के महानायक बन गए। तो ये बिल्कुल गलत सोच है। 8वां घर स्ट्रांग होगा तभी आप ज्योतिष सीख पाएंगे। वो गड़ा हुआ खजाना है, पिछले जन्म की नॉलेज है। तो बृहस्पति बैठ गया तो बच्चा पैदा हुआ पिछले जन्म की नॉलेज के साथ। तो इट इज लाइक दैट। तो वो लोगों ने उसको खराब बता दिया। 12वां घर बोले ये तो व्यय है, ये तो खर्चे बढ़ा देगा, जेल यात्रा करा देगा, विदेश यात्रा करा देगा, हॉस्पिटलाइजेशन करा देगा। लेकिन 12वां घर तो मोक्ष का भी है। दूसरा चैरिटी, आप भूल क्यों रहे हैं, वो चैरिटी है। एक धनु राशि भाग्य स्थान, दूसरा मीन राशि, उसकी बात ही नहीं करता कोई। सब भाग्य। अरे भाग्य तो भैया एक गुरु, दूसरा गुरु के बारे में बात नहीं करोगे। तो इसलिए बोला गया जो जरूरतमंद की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो पीपल हु बिलीव इन चैरिटी, जो लोग के अंदर ये भावना होती है, इसीलिए मैंने जो बोला नंबर 1 राजयोग है। जब आप दूसरों के लिए करते हैं, देन गुडनेस विल कम बैक टू यू इन मेनी वेज। जैसे इस्लाम 5 पिलर पर टिका है, एक पिलर उसमें चैरिटी का है कि भैया चैरिटी करोगे तभी ऊपर वाले के कर्म से आपको चीज़ें जिंदगी में मिलेंगी। तो वो कहते हैं ना, दुआओं में याद रखिए। तो इसमें मैंने पोइट्री बनाई थी कि किसी और के लिए दुआ करो तो जल्दी कबूल हो जाती है। ये बिलीफ है कि आप अपने लिए क्यों मांग रही है, मेरे लिए मांगिए तो जल्दी मांगी जाएगी, और मैं आपके लिए मांग लूँ तो किसी और के लिए दुआ करो तो जल्दी कबूल हो जाती है, खुद के लिए कभी मांगा नहीं, जाने किसकी कबूल हो जाती है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो चैरिटी करिए। तो 12th हाउस इज सो ब्यूटीफुल इन दैट सेंस। तो जो चीज आपको बुरी लग रही है वो बुरी है नहीं एक्चुअली, इट इज द वे यू आर टेकिंग इट। विपरीत राजयोग बन जाते हैं बैड हाउसेस से, गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है बैड हाउसेस से। ऑकल्ट नॉलेज मैंने आपको कहा सीख सकते हैं आप 12th हाउसेस से। तो इट इज लाइक दैट। आपको विदेश ही नहीं जाओगे अगर आपका 12th हाउस एक्टिवेट नहीं, तो आप तो अभी तक उसे बुरा बता रहे थे।
तो दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड डू द राइट इंटरप्रिटेशन। तो लोगों ने क्या है, बिजनेस अब ये संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट हुई या रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, तो उसकी बहुत सारा एसेंस मिस हो गया और उसको डर का विषय बना दिया गया। अब रील वाले एस्ट्रोलॉजर आ गए जो रियल नहीं है। तो रील वाले एस्ट्रोलॉजर रियल नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने ChatGPT से पढ़ के वो चीज़ें बताते चले जा रहे हैं, तो वो बहुत ही शैलो है और आगे आने वाले वक्त में एस्ट्रोलॉजी का बहुत नुकसान होने वाला है। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को गाइडिंग टूल की तरह यूज़ करिए, मोटिवेशन के लिए यूज़ करिए और किसी को रियलाइज़ कराने के लिए यूज़ करिए। उसके सही वक्त के बारे में बताइए, क्या उसके लिए सही है, क्या उसको चेंज लाना चाहिए, एंड मेक योर लाइफ मोर मीनिंगफुल एंड मोर ब्यूटीफुल। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आप जैसे ऑथेंटिक लोगों से जुड़ें और लोगों तक एक्चुअली सही नॉलेज पहुंचाएं कि वो डराने वाली एस्ट्रोलॉजी या जिसमें कहते हैं ना कि एक भय क्रिएट किया जाता है कि आपको विश्वास उठ जाए, एक ऐसी साइंस है जो एक्चुअली एक बहुत पुराने सभ्यता से हमारी चली आ रही है, वेदों का अंग है एस्ट्रोलॉजी, और सिर्फ गाइडिंग टूल के लिए इस्तेमाल करी गई थी। बट अब तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी इतनी फेमस हो रही है कि आप हर चीज़ का प्रेडिक्शन चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू। आई नो आपके लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस रहा होगा, ह्यूमर से भरा हुआ था ये एपिसोड, सर का ये अंदाज़ ही है और मुझे बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके केंद्र में कौन से ग्रह बैठे हैं, मेलेफिक हैं, बेनिफिक हैं, उनके लॉर्ड कहाँ पे हैं, ये आप अभी तक जज कर चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं शेयर करना तो। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।